नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 19 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस पर बात करेंगे। तो इस पर वैसे तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा इसको डायरेक्टली बात करेंगे, मैंने एक अलग तरीके से बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए और एक्सियल पोजीशन के लिए प्राप्त करेंगे वो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको 12th में बोर्ड में ये निकालने को डायरेक्ट आ जाता है ना। तो आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो वो आपका जल्दी से भी हो जाएगा। बेसिकली आपको ये साबित करने के लिए बोर्ड में आ जाता है कि ई एक्सियल की वैल्यू जो होती है वो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल की वैल्यू होती है। इसको निकाल के साबित करने को कहता है। तो बोर्ड में अगर आपसे पूछेगा तो आपको इस तरह से वर्क करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक्सियल पोजीशन के लिए। तो ये देखिए हमारा ये डायपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज डायपोल का यहाँ हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया। इनके बीच की लेंथ हो गई 2L, एल और एल से ये सेपरेटेड किया हुआ है। और ये देखिए मिडिल पॉइंट डायपोल के जो सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वहां से हम लोग ये वाला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पी पॉइंट, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बात कर रहे हैं, जो आर डिस्टेंस पर है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो गई। तो यहाँ पर जो हमें मेन दो डिस्टेंसेस आपको कैलकुलेशन में काउंट रखने हैं वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, जो कि आप देख सकते हैं इतनी दूरी, जो कि आर माइनस एल हो जाएगी। ये होगा आर और इसमें से ये एल माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ तक की दूरी देखनी है हमको, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आर था और इसमें एल ऐड कर देंगे तो आर प्लस एल आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, है ना। अब बेसिकली डायपोल में क्या होता है, दो चार्ज ही तो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की वजह से जो फील्ड आएगा उसको हम लोग ई प्लस बोलते हैं। मतलब कि इस प्लस क्यू की वजह से जो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसको हम लोग ई प्लस बोल रहे हैं। और इस माइनस की वजह से इस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी उसको हम ई माइनस कह रहे हैं। ऑफकोर्स प्लस वाले में आपको बताया था कि अवे होगा और माइनस वाले की वजह से टुवार्ड्स होगा उस चार्ज की तरफ, तो ई माइनस इस तरफ हो गया। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और ये ज़्यादा नज़दीक में है तो इसलिए ई प्लस जो होगा वो विनिंग करेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू ई माइनस। तो ई पी जो आपका नेट बनेगा वो बन गया ई प्लस में से आप ई माइनस को माइनस कर दीजिए और जो बचेगा वही हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जिधर ई प्लस का डायरेक्शन है उसको मैंने इस तरह से एरो की तरफ राइट हैंड साइड में दिखा दिया, ठीक ना। खैर हमें मैग्नीट्यूड से काम है फिलहाल यहाँ पे, तो काम करेंगे। देखिए तो ई प्लस मतलब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो एक पॉइंट चार्ज माना जाएगा, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पोजीशन पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसी को ई प्लस कह रहे हैं। तो वो क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से यही तो होता है। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस लगा के 1/4πε0 इस वाले की वजह से, तो यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर है ना। अब आपका जो भी इसमें कॉमन टर्म है कॉमन कर लीजिए, q/4πε0 देख सकते हैं आपका ये कॉमन आ गया, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया। और ये चीज़ ऐसे करके इस दोनों का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर आपका दोनों साथ में रहेगा। और ये इसमें ऑलरेडी था तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये इसमें ऑलरेडी था तो ये वाला टर्म यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं आप देख सकते हैं फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पर गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर ये टूट जाएगा। टूटने के बाद देखिए यहाँ पे आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एल कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे आर कैंसिलेशन हो रहा है। आप चाहें तो ये सब खुद से करके देख सकते हैं। तो इधर वाले टर्म में आएगा 2r, इधर वाले टर्म में आ गया 2l। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें तो आप देखिए q और ये 2l, तो q इंटू 2l क्या पढ़ा था हमने, p, है ना। जहाँ याद रखेंगे हम लोग कि जो p की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो q इंटू 2l की वैल्यू है, ये पता है हमको पहले से, कहीं साइड में लिख देंगे। तो q इंटू 2l को हम p लिख रहे हैं, बाकी आपका 2r बचा हुआ है तो ये 2 रहा, ये r रहा। नीचे में इसी तरह से 4πε0 एंड देन दिस टर्म आर स्क्वायर में आर स्क्वायर का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है कि अगर आर मतलब डायपोल के मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे आप फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हो वो दूरी बहुत अधिक हो, जो कि नॉर्मली आपको होती ही है।
तो फिर हम लोग को करना क्या होता है, आर मच मच ग्रेटर देन एल अगर आप लोगे तो फिर क्या होगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर चूंकि ये हो जाएगा तो आर स्क्वायर का ऑलरेडी पावर 2 है, मतलब R4, तो वही R4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर में तो एक आर था ही, है ना। तो इस तरह के सिचुएशंस आएंगे। तो आप ये एक आर कैंसिल कर दो, नीचे क्या बचेगा, तो आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं ईपी की वैल्यू क्या होगी, 2p/4πε0 आर क्यूब। तो यही आपको एक्सेल पोजिशन के लिए वैल्यू आ गई, है ना। और यही हम लोग पहले भी ला चुके थे दूसरे मेथड से, वो पोलर वाला कोऑर्डिनेट आर थीटा वाले पैटर्न में भी थीटा बराबर 0 रखने पर यही चीज़ आता है। चलिए अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी बात कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपको रखना है। तो इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर आपने ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, तो इस पी पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो वही बात आप देखिए, ये क्यू और ये क्यू, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा और ये डिस्टेंस बराबर ही आ रहा है। तो इस प्लस से इस पी की दूरी, इस माइनस से इस पी की दूरी बराबर है, जो कितनी है, √r² + l²। तो ये बराबर डिस्टेंस है, इसलिए इनके जो फील्ड के वैल्यूज होंगे वो भी बराबर ही होंगे। लेकिन हाँ, जो प्लस की वजह से आया है उसका डायरेक्शन देखिए अवे जाएंगे, तो इस लाइन को मिलाते हुए अवे ले जाना है। और माइनस की वजह से टुवार्ड्स द चार्ज, तो टुवार्ड्स इसी तरफ आना है, तो इस लाइन को मिलाते हुए इस तरफ आना है। तो आप देख सकते हैं, ई प्लस इधर हो गया, ई माइनस इधर हो गया। इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वही हो गया आपका ईपी। चूंकि दोनों बराबर है इसीलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीच में जाएगा, ठीक है। और सिमेट्री से साफ यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा। तो कहने को ऐसे कह सकते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ आपको यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, इधर प्लस से माइनस की तरफ, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पी के उल्टा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, जिसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड बन रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। वैसे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तरह से बात करोगे तो प्लस से लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलती है इस तरह से, ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ आएगी। तो यहाँ पर जो इस तरह से जाएगी, वहाँ पर जो टेंजेंट खींचेंगे तो इधर ही आएगी, है ना। तो कैसे भी आप समझ सकते हैं। सो ईपी का डायरेक्शन आपको फोटो में दिख रहा है। आइए इसके मैग्नीट्यूड पर बात करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल थीटा लिया, तो ऑफकोर्स ये लाइन चूंकि सीधी चली गई है तो आपका, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये दोनों पैरेलल हो गई, तो फिर यहाँ पर ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन, तो थीटा बन गया। और इसी तरह से ये वाला थीटा रखे तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा बना देगा, तो यहाँ भी थीटा हो गया। तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे ई प्लस के उस साइड के, जो कि आपको साइन थीटा में आएंगे, और ई माइनस के भी जो आएंगे इधर भी ई साइन थीटा में आएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो बचेगा इस साइड ही बचेगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ई प्लस है इसको हमने कंपोनेंट्स में तोड़ा इस तरफ, तो ई प्लस साइन थीटा, और इस तरफ लेंगे तो ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है। उसी तरह से नीचे वाले भी टूटेंगे, तो इस तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा साइन और इस तरफ आ जाएगा कॉस। तो कुल मिला के इस तरफ 2 बार आ जाएगा, एक बार ई माइनस कॉस थीटा और एक बार ई प्लस कॉस थीटा। बाकी इसका भी नीचे में आ जाएगा ई माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये किसको तोड़ा गया है, तो ई माइनस को, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस, चूंकि ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो भी बचेगा यहाँ पर ये दोनों बचेगा। तो आप एक तरह से लिख सकते हैं 2e प्लस कॉस थीटा या 2e माइनस कॉस थीटा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ईपी जो यहाँ पर आएगा वो 2 टाइम्स ई प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए। ई प्लस मतलब कि किसी भी एक चार्ज की वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है 1/4πε0 क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस क्या बताया था, √r² + l²। चूंकि देखिए ना ये वाला l है, ये r हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो हो जाएगा ना ये √r² + l²। तो उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया। और फिर कॉस थीटा, चूंकि 2e + cos थीटा, cos थीटा नहीं भूलना है। तो cos थीटा यहाँ पर देख लीजिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितने का हो गया, l का, हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाला l अपॉन √r² + l²। अब यहाँ पर आप 2q और l ऊपर में एक साथ देखिए, तो q × 2l बन गया, जिसका मतलब p आ जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और नीचे हो गया 4πε0, और ये दोनों मिला करके अगर रखिएगा तो पावर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ भी वही बात देखनी है हमको, अगर r इज मच मच ग्रेटर देन l, मतलब ये जो डिस्टेंस है r वो इस डायपोल की जो लंबाई है उससे काफ़ी ज़्यादा हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, r² + l² इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r², और r² पर पावर हो गया 3/2, तो 3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r3। तो ये टर्म रिड्यूस हो जाएगा r3 में, तो नीचे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं r3, ठीक है। सो ईपी अब आपको आ गया p/4πε0 r3, और ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन का। तो इक्वेटोरियल पोजीशन की वैल्यू और ये एक्सियल पोजीशन की वैल्यू अब आप देख सकते हैं कि जो एक्सियल वाली है वो इस इक्वेटोरियल से ठीक डबल है।
सो आप कह सकते हैं कि ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बोर्ड का ये वाला प्रूफ हो जाता है। कभी कभी 4-5 नंबर के लिए पूछ देता है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी में हम लोग जब इतना अच्छे से जगह जान ही गए हैं, समझ ही गए, इसको याद भी रखना है कि एक्सेल के लिए 2p/4πε0r³ और इक्वेटोरियल के लिए इसका आधा p/4πε0r³ है ना। तो इनकी मदद से क्या आर्बिट्रेरी पोलर कोऑर्डिनेट जो आर थीटा था, तो इनकी मदद से निकाल सकते हैं क्या? वहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आइए जरा उसको भी समझ लें। आइए बच्चों, आगे हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर हमें एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है डायपोल की वजह से, ये हमें मालूम है, तो इस बात की मदद से क्या हम लोग आर्बिट्रेरी पोजीशन पर निकाल सकते हैं क्या? मतलब आर्बिट्रेरी पोजीशन जैसे ये हो गया, ये मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी हो गया यहाँ पर, जिसका कोऑर्डिनेट आर थीटा हो गया, तो क्या हम इसके लिए काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमें ये समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा थीटा। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, सो समझिएगा। जैसे हम किसी भी वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, मालूम है आपको। अभी जैसे कि पीई की बात करें, तो पीई भी तो एक वेक्टर है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर से उधर होगा। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें हम लोग, तो डायपोल के पास क्या होता है? यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इसी की वजह से सारा काम होता है ना। जो भी आपको फील्ड की वैल्यूज आ रही है, चाहे एक्सियल पोजीशन पर चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, उसमें आप गौर से देखोगे तो यही चीज तो है उसका मेन। ये ना हो तो फिर वैल्यू नहीं आएगी। तो ये चीज होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी ये जो वेक्टर क्वांटिटी हमारा ऐसा है, तो हम चाहेंगे कि इसको हम लोग क्या करें, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लें। एक किधर? तो एक हम तोड़ना चाहते हैं इसी थीटा से घुमा दीजिए, एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो हम लोग एक डायरेक्शन हमारा इधर हो गया, जो थीटा एंगल के साथ जाएगा इस तरफ। इसकी कुछ वैल्यू होगी, कितनी होगी? तो थीटा से घुमाना है तो पी कॉस थीटा। सिंपल, वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने का नियम जानते हैं आपका। इसका कंपोनेंट चाहिए इस तरफ, थीटा एंगल है तो पी कॉस थीटा। दूसरा इसके परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ये। तो इधर क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स पी साइन थीटा। इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट जो हो गया वो आपका क्या बन गया? ये पी बन गया। तो इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ जो हम लोगों ने ऐसे डायपोल लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 2 डायपोल इमेजिन करेंगे। एक डायपोल का जो स्ट्रेंथ बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो पी कॉस थीटा बनेगा, जो इस तरह से रखा हुआ होगा, मतलब इसी रेडियल डायरेक्शन में रखा हुआ होगा, ऐसे ऐसे ये वाला। तो ये हमारा ओरिजिनल डायपोल था। अब इसकी जगह हम लोग 2 डायपोल रखेंगे जो इक्विवेलेंट होगा इस ओरिजिनल के। ठीक है, तो एक हो गया ये पी कॉस थीटा वाला, इसका जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बना वो कितने का बनेगा? पीई कॉस थीटा का बनेगा। और दूसरा जो हुआ वो ये वाला, जो इसके परपेंडिकुलर हुआ, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, है ना। तो ये इधर इधर को डायरेक्शन देना है, तो माइनस से प्लस की ओर, ये माइनस ये प्लस, तो इस तरफ डायरेक्शन आगे। ये हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट। और इसकी वैल्यू क्या हो गई है डायपोल मोमेंट की? तो पी साइन थीटा। क्लियर है? अब हम चाहें तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसकी जरूरत अब हमको नहीं है, क्योंकि इसी के बदले तो हमने ये लिखा ना, एक ये वाला डायपोल और एक ये वाला डायपोल। समझे? ओके, अब यहाँ पर क्या है, सो देखिए, अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग ये वाला जो डायपोल हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड की वैल्यू आएगी। तो वो क्या है, इसके एक्सियल पॉइंट पर है, तो एक्सियल पॉइंट पर है और प्लस इधर ही है, तो उस क्या होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? बिल्कुल उसी तरफ अवे जाएगा। इसको थोड़ा साइड में करते हुए ये अवे जाएगा, ये इस तरह से। तो ये हो गया इसकी वजह से, पी कॉस थीटा की वजह से। और वो वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम लोग ई आर कह दे रहे हैं, जो कि रेडियल डायरेक्शन में है। ठीक है,
रेडियल डायरेक्शन में है और इस ई आर की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सियल पोजीशन पर क्या होता था वैल्यू 2 टाइम्स पीई, लेकिन इस बार पी की जगह क्या है पी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये बन जाएगा हमारा सीधा सीधा रेडियल वाला। ठीक है, और ये वाला जो हो गया इसका क्या हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, ये पी पॉइंट जो हुआ ये इस वाले के लिए इक्वेटोरियल आ गया सेकेंड वाले डायपोल के लिए। तो इसकी वजह से जो होगा वो किधर जाएगा इसका डायरेक्शन, तो हमने बताया था प्लस से माइनस की ओर, तो इस जगह पे प्लस से माइनस की ओर ऐसे, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ई थीटा, जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी किए थे ई आर और ई थीटा, लेकिन उसको किसी और फॉर्मूले से निकाले थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं वेक्टर मेथड से। तो यहाँ पर ई थीटा हो गया और इस ई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसके इक्वेटोरियल वाले पोजीशन पर, तो उसमें क्या होता है बस ये 2 नहीं होता है, तो पीई और बाकी इसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू थी वो क्या थी पी साइन थीटा वो रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, तो वो हो गया एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन्हीं दोनों का मिला करके कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो मान लीजिए यही हो गया आपका इनेट, जिसको हम ईपी वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, जो इस ई आर से मान लेंगे अल्फा एंगल बना रहा है, जो वहां भी माने थे पहले भी। तो बस अब हम ईपी चाहिए, तो देख सकते हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, और जैसा हमने पहले भी किया था तो वही चीज यहाँ भी हो जाएगी। तो आप देखो इसमें इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 टाइम्स बाकी आपका पीई कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा है ना, और फिर ये प्लस ई थीटा वाला, तो चलिए लिख ही देते हैं पी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये सब स्क्वायर में थे, एलसीएम लेकर के बाहर आ गया था, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ऐसे बन गया था है ना, और ऊपर से आपका पी स्क्वायर वो भी कॉमन होकर के रूट के बाहर आके पी बन जाएगा। अंदर में जो बचा था वो मेन था, वो था आपका 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। और फिर इसमें से हमने कहा था आपको एक साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा ले लीजिए तो 1 हो जाएगा, तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, एक ले लिया तो 1 हो गया, बाकी इस पर क्या बच गया 3, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये हमारा आर्बिट्रेरी आर थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। एक्सेल पॉइंट के लिए बताया था आपको थीटा को 0 रखना है, 0 रखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 314 4 का रूट 2, तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की एक्सेल पॉइंट के लिए वापस आ जाएगा। और इक्वेटोरियल के लिए थीटा आपको 90 रखनी है, 90 रखिएगा तो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा, बाकी रहा अल्फा के लिए, तो चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिलेक्ट एक दूसरे पर, तो tan अल्फा आप लिख सकते हो ई थीटा अपॉन ई आर, सिंपल है, ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा आप देख सकते हो कि वहाँ पर पी साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू लिखा हुआ है, जो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपको सिर्फ बचेगा साइन थीटा और नीचे में आपको उसी तरह से बच जाएगा 2 कॉस थीटा, तो कुल मिला के क्या हो गया हाफ ऑफ tan थीटा, तो अल्फा हमारा बन गया tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप रखें या tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये वाला भी काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा दूं, तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, ओरिजिनली तो हमें ये दिया हुआ था ये वाला डायपोल, तो इस डायपोल को हमने क्या किया 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया है ना, 2 छोटे छोटे डायपोल बना दिए जो इक्विवेलेंट है इसी ओरिजिनल डायपोल का। कौन सा, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब ये जब इस तरह से टूटा तो एक वाले के एक्सियल पोजीशन पे चला गया और दूसरे वाले के इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया। अब चूंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल का हमको मालूम है कि उनकी वैल्यूज कैसे लिखी जाती है, तो उसके आधार पर हम लोग साबित कर लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको यही तरीका दिया हुआ है, इसलिए अगर बोर्ड में आपको आता है कि नहीं आर थीटा पर ही निकालिए, तो बेहतर होगा हम लोग इसी प्रोसेस से काम करेंगे, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
बाकी फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीए जो भी आप देंगे नीट एग्ज़ाम उसमें। तो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पर बात करते हैं। आइए बच्चों, तो बात करते हैं थोड़ा सा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की। मतलब क्या हुआ कि एक डायपोल हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैल्यू हो गया P1, आप देख सकते हैं। दूसरा हमने कुछ दूरी पर, मतलब r डिस्टेंस पर, दोनों के सेंटर से हम लोग ले रहे हैं दूरी, r डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा डायपोल रखा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैल्यू P2 है। और इस तरह से हमने ओरिएंटेशन दे रखा है, माइनस से प्लस इधर भी, माइनस प्लस उधर भी, मतलब P1 का भी डायरेक्शन इधर ही है, P2 का भी उसी तरफ हो गया। चलिए, तो अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, या फिर इस डायपोल की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसको निकालना चाह रहे हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डायपोल को रखा है, तो इस तरह से रखा है, तो फोर्स तो लगेगा। और उसी तरह से यहाँ भी इसकी वजह से यहाँ भी फील्ड है, तो इस पर भी फोर्स लगेगा, मैंने इंटरेक्शन इनके बीच होना ही होना है। चलिए, तो उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम लोग इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को पहले निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द डायपोल्स कैन बी गिवन एज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे बनती है वो माइनस पी इंटू ई बनती है। पी डॉट ई कह सकते हो, पी डॉट ई, पी डॉट ई, यही पढ़ा था हम लोगों ने, पीछे के लेक्चर में किया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो माइनस ऑफ पी डॉट ई यही रहता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोग इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड में हमने इसको रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई, बेसिकली वो सिस्टम की ही बनती है, तो हम उसको लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं, देखिए, माइनस ऑफ पी डॉट ई, तो आपका आ जाता है P हो गया, यहाँ पे इसका P चलेगा तो P2 फैक्टर, डॉट प्रोडक्ट चलेगा, और E1 मतलब इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू आएगी उसको हमने E1 लिख रखा है। तो यहाँ पर किधर आएगी फील्ड का डायरेक्शन, अगर आप देखिए तो ये माइनस प्लस यहाँ हो गया, यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स इसी तरफ जाएगा वो फील्ड, है ना। E1 का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, और P2 का भी डायरेक्शन अगर देखिएगा तो वो भी उधर ही है, माइनस से प्लस की ओर। P1 का भी अगर आप खोजिएगा तो वो भी माइनस से प्लस की ओर है, देख सकते हैं इस तरफ। खैर, तो हमें चाहिए माइनस ऑफ पी डॉट ई। तो P किसका, जिस पर निकाल रहे हैं उसका, और E किसका, जो बाहर से अप्लाइड हो रहा है उसका। तो वो कौन है इसकी वजह से, तो E1 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए P2 और E1 का डायरेक्शन तो हमने देखा दोनों पैरेलल ही है, तो डॉट प्रोडक्ट तोड़ रहे हैं तो cos 0 लिख सकते हैं। तो P2 E1 cos 0 हो जाएगा, और उसके बाद cos 0 इज 1, सो माइनस ऑफ P2 E1 ये आपका जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस क्या बताता है, ये बताता है अट्रैक्शन, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इस तरह से निगेटिव में जा रही है, इसका मतलब जो फोर्स आएगा ना वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो हमने इस माइनस को हटा के यहाँ पे सीधे सीधे अट्रैक्शन लिख रखा है। वैसे भी आप समझ सकते हैं ये प्लस इस माइनस के नजदीक है तो अट्रैक्शन तो होना ही है, जिसको कि पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो वो निगेटिव को हमने छोड़ करके सीधे अट्रैक्शन वाली बात यहाँ पे कह दी। चलिए, मैग्नीट्यूड को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे P2 हो गया, और E1 की वैल्यू, तो डायपोल की वजह से अभी यहाँ पर क्या हो गया, इसका एक्सियल पोजीशन हो गया। तो एक्सियल पोजीशन पर जो वैल्यू होता है वो 2p1 बाय 4πε0 होता है। वही हमने लिखा 2p1 बाय 4πε0, ठीक है। P2 पहले से था, अब इसको एक साथ रखिए तो क्या हो गया, 2p1 P2 बाय 4πε0 हो गया, ठीक। अब हम जानते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम में आपको जो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो फोर्स होता है ये आपस में रिलेटेड होता है इस तरह से, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर पहले भी पढ़ा है आपने। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। सो क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ डी बाई डी आर, और u आपने जो देखा था यहाँ पे वो रख दीजिए, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए P1 P2 2 4πε0 ये सब बाहर आ जाएंगे, सिर्फ r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। तो हमने यहाँ पे रखा, r को ऊपर ले गए -3, और फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया, -3r की पावर -4। तो आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। इस तरह से यूज कर सकते हैं। n की जगह क्या आ गया है, तो ये -3, तो -3 यहाँ पे आ गया, -3 -1 -4 यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बाद फिर आपने ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं नीचे जाके R4 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकला, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों के बीच में क्या आ गया, 6 टाइम्स P1 P2 बाय 4πε0 r की पावर 4।
सो अगर f देखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम लोग बोलें तो 1/r⁴ चला आएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ तो ये इस तरह से बना सकते। अब इसी में अगर कोई कहे कि हमने डायपोल के ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऐसे रख दिया, तो उस केस में, या फिर इसी डायपोल को हमने इस तरह से घुमा दिया, तो अगर हमने उसको वैसे ही रहने दें, इसको घुमा दें, तो क्या होगा, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर वो चला जाएगा। फिर वहाँ पे इक्वेटोरियल वाले फॉर्मूले लगेंगे, E1 की वैल्यू जो होगी इक्वेटोरियल वाली जाएगी। उसके बाद हमारा जो जाएगा डायरेक्शन ऑफ E1 और P2 वो हमको चेक करना पड़ेगा, वो वाली वैल्यू यहाँ पे थीटा के रूप में, फिर वो सब चली आएगी, और फिर आप उस तरह से फिर कैलकुलेशन करोगे तो निकल के आए। तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल नहीं रखेंगे, अगर हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बस इतना सा भी डिस्कशन जो है अगर आप करते हो तो वो काफ़ी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस जहाँ सा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमें फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। एक डायपोल यहाँ पर कह रहा है कि हम आपको देंगे जो इस फॉर्म में है, एक सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है जिसका हाफ पार्ट प्लस है और हाफ पार्ट इस तरह से माइनस है, तो इसे भी एक डायपोल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी दी हुई है, तो हाफ पार्ट लेकिन प्लस है, हाफ पार्ट माइनस है। तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री मेथड उठाना पड़ेगा। तो थीटा पर डी थीटा एलिमेंट इधर भी लो, और उसी तरह से इधर से भी थीटा पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ भी उठेगा। तो क्या होगा कि इन दोनों, यहाँ पर जो चार्ज आया उसको हम लोग डी क्यू जो माइनस में होगा, और यहाँ पर जो चार्ज आया वो भी डी क्यू जो कि प्लस में होगा। ये लेमडा हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो अभी क्या होगा, ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, तो इनके बीच में एक एलिमेंट्री डायपोल बन जाएगा, इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में आप चूंकि माइनस से प्लस की डायरेक्शन होगी तो आप इस तरह से उसका डायरेक्शन के लिए दिखा सकते हैं, है ना। तो ये जो एलिमेंट्री डायपोल बनेगा, इसी को आप जब इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे के लिए मिल जाएगा, है ना। तो आपका एलिमेंट्री डायपोल मोमेंट डीपी उसको बोल दिया जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज होता है जो डी क्यू हो रहा है यहाँ पे, और इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे क्वेश्चन में आर आपको रेडियस ऑफ द रिंग जो है ये दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ आर बराबर रेडियस ऑफ द रिंग, तो उसी के टर्म में आएगा। तो आर अगर आपको दिया हुआ है तो देखिए ये दूरी निकल आएगी क्या, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर ये थीटा हो गया, तो इधर भी आपका ये थीटा हो जाएगा, है ना। इसे और इसे आप थीटा कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो आर है, ये थीटा है, तो आपका ये डिस्टेंस क्या होगा, आर कॉस थीटा। आपका आर है, ये थीटा, ये चाहिए, तो क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो एक तरह से कह सकते हो सीधा कि चूंकि देखो ना सामने वाला ये आर साइन थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन रही है आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, तो 2r कॉस थीटा, ये डिस्टेंस बनेगी। तो डी क्यू इंटू जो डायपोल के दोनों जो चार्ज होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस, तो 2r cos थीटा। सिंपल है, तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है, पूरे के लिए निकालना है पी नेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी करने की जरूरत होगी। अच्छा, यहाँ पे डी क्यू क्या लिखोगे आप, तो डी क्यू देखो आपको क्वेश्चन में लेमडा दे रखा है, तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, ये लेंथ चाहिए जो डीएल होगा, डीएल, और डीएल बराबर क्या पढ़े थे, आर डी थीटा पढ़े थे, है ना। एलिमेंट्री सेक्शन में ये होता है ना डीएल, और ये आर और ये डी थीटा, तो डीएल जैसे होता है ना थीटा बराबर एल बाई आर, तो डी थीटा बराबर डीएल बाई आर, तो डीएल बराबर आर इंटू डी थीटा, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर डीएल हो गया आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो डी क्यू की जगह मैं लिखने वाला हूँ लेमडा आर डी थीटा, और इधर से 2r कॉस थीटा। ठीक, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बाहर ले आइए जो बाहर लाना है, 2 लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ गया, और फिर आपका ये कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा। और अब बारी आई लिमिट रखने की, तो लिमिट हमारा देख लीजिए यहाँ से उठा के यहाँ तक जाएगा, मतलब 0 से π/2 आप उसको लिमिट रखिएगा। अच्छा,
कहिएगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं ले, तो चूंकि आपने एलिमेंट्री सेक्शन दोनों साइड से ले रखा है इसीलिए आपको जो है वो आधा लिमिट ही लेकर के चलना है। क्योंकि आप ये थीटा लेकर के यहाँ पर आ चुके हैं ना, तो इधर से भी लेके आ चुके, तो ये भी 0 से 90 आएगा, आ जाएंगे, इधर से भी 0 से 90, इसलिए ये 0 से π/2 तक ही जाएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व कर दीजिए। तो जरा सा बताएं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा है ना, कोई माइनस नहीं। याद रखिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन इंटीग्रेशन खोजिएगा तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज ओनली साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो ये सब अप्लाइड मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा और अप्लाइड मैथ वाले सेक्शन में ये सारा चीज़ अच्छे से समझाया बुझाया हुआ है, तो वहाँ जा करके वीडियो में देख सकते हैं। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया सिर्फ साइन थीटा, और लिमिट हमारी 0 से π/2 चली आई, और वैल्यू रखिए 2 लैम्डा r स्क्वायर साइन π/2 माइनस साइन 0। तो साइन π/2 इज 1, सो द आंसर बिकम 2 लैम्डा r स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू। सो आसान है, याद रख सकते हैं, 2 लैम्डा r स्क्वायर। तो सवाल पढ़िए बच्चों। तो पहला वाला सवाल बहुत आसान है, देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन, तो कहता है एक्सियल लाइन के डायरेक्शन में आपको x डिस्टेंस पर जब जा रहे हैं तो जो भी मैग्नीट्यूड मिल रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड आपको डिस्टेंस y जाना है, किधर? इक्वेटोरियल लाइन में, ऑन ए गिवन डायपोल, और वो आपको इक्वल मिल रहा है, तो x इज टू वाई बताना है। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जैसे ये हमारे पास कोई डायपोल हो गया और आप कहते हो कि भैया हम एक्सियल डायरेक्शन में कहीं गए, मान लो कि यहाँ से हमारी दूरी हो गई कितनी? x। तो यहाँ हमें जो वैल्यू मिला वही वैल्यू अब हम इक्वेटोरियल में जाएंगे, कोई डिस्टेंस होगा y, तो यहाँ पर कहीं पर मान लो q, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिला EP और यहाँ जो वैल्यू मिला EQ, ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो x इज टू वाई की वैल्यू बतानी है, तो सीधी सी बात है। तो एक्सियल वाले पर जो वैल्यू मिलेगी 1/4πε0 2PE डिवाइडेड बाय RQ, तो उसकी जगह XQ चलेगा, और इक्वेटोरियल वाले पे चलना है तो 1/4πε0 CP अपॉन वहाँ का डिस्टेंस y, तो YQ ऐसे चलेगा। बस इसे ही सॉल्व कर देना है। ये सब देखिए कैंसिलेशन में चला गया, आपको चाहिए था x अपॉन y, तो XQ इधर ले आए अपॉन YQ, XQ अपॉन YQ, इधर क्या बच गया? 2। तो जाहिर सी बात है x अपॉन y क्या हो गया? ये वाला जाएगा 2 की पावर 1/3। तो x इज टू वाई 2 की पावर 1/3, इसी को कहते हैं, है ना, इज टू 1। सो 4 नंबर आंसर हो गया, सीधा सीधा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और सॉल्व करने का कोशिश करिए। पढ़ा आपने क्वेश्चन? देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने प्लेस किया, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस। एट द ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। ए पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस ओरिजिन सच दैट OP मेक्स एन एंगल π/3। तो π/3 एंगल बनाते हुए ये एंगल हो गया π/3, ये O हो गया P पॉइंट, इधर कहीं होगा, ये कितने का? 20 सेंटीमीटर। ठीक, विद द एक्स एक्सिस, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा, का P पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है या जो डायरेक्शन है वो थीटा एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, हमें पता है कि अगर ऐसे बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं बनता है, और ये आपने कहा कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो चलिए हमने मान लिया कि ये एंगल हमारा थीटा हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस के साथ, तो यही थीटा बताना है हमको, सो सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमें देखिए पता होता है कि यहाँ पे
कि जब ये रेडियल डायरेक्शन को हम लोग और आगे इस तरह से बढ़ा देते हैं, ये ओपी हुआ, तो इस ओपी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है वो यहाँ पर अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। और वो रिलेशन क्या होता है, टेन अल्फा का इज हाफ ऑफ टेन थीटा, राइट। थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/3 है। ऐसा कुछ है क्या, जो टेन अल्फा बनता है वो क्या हो जाता है, हाफ ऑफ टेन थीटा, वो रेडियल लाइन से चलता है, ठीक है। इतनी जानकारी तो है हमको। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, अच्छा 10 π/3 की वैल्यू मतलब क्या हो गया, 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री की वैल्यू हो गई कितनी, √3। 10 π/3 मतलब 1060 डिग्री, 1060 डिग्री का मतलब √3। तो ये क्या हो गया, √3/2। सो अल्फा बिकम 10 इनवर्स √3/2। ये क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से कि ये वाला एंगल π/3 है और ये आपने एक्स एक्सिस लिया और ये लाइन ऐसे गए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, जितना वैल्यू ये था उतना ही हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी बन गया हमारा कितना, π/3। और थीटा एक्चुअल में क्या है, थीटा एक्चुअल में क्या है, तो π/3 है प्लस क्या है, प्लस ये अल्फा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, इसलिए थीटा इक्वल टू π/3 और अल्फा की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स √3/2। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरीज आपने पढ़ा है, अब उसके आधार पर आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह को बना करके देखिए और अच्छे से रिवाइज वाइज कर लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैट में तो आपको अभी फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही बताया जाएगा। आगे और जो एडवांस लेवल होगा समय समय पर उसका लेक्चर अलग से ऐड होता रहेगा। लेकिन अगर आप इतना काम करते हैं तो आपका जो है नीट पर्पज से के लिए जितना भी ज़रूरी है आपको, वो आपको यहाँ तक में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की बात आएगी तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो आप इसको अच्छे से कवर करते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।